Hey guys, for a quick intro, I am Kajal Kaur and I have made this video for those students who are preparing their paper 6G for self. And this video can be useful in last one day revision also. This is a conceptual video in which most of the concept of study material is covered. 90% of the chances are के केस स्टडी जो भी होगी वो इन्हीं यहाँ से कवर हो जाएंगे. एटलीस्ट एमसीक्यू तो कवर हो ही जाएंगे. डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए मे बी यू नीड टू आंसर फ्रॉम स्टडी मटेरियल. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी मटेरियल से भी ऑल दीज कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे. पर इस वीडियो में दिस वीडियो इज सोनली फॉर पर्पस ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट क्या है और हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने के वाले हैं. और मेजर ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड हियर जो भी एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम लेट्स स्टार्ट. तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो एक रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस था जिसमें ह्यूज मनी इन्वॉल्व थी, बट कोई एक्ट नहीं था इसको रेगुलेट कर सकते. तभी तो सत्यम स्कैम हुआ और उसके बाद ही गवर्नमेंट को लगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ एक्ट टू रेगुलेट द रियल इस्टेट. सो लेट्स डिस्कस के रियल इस्टेट एक्ट से पहले प्रॉब्लम्स क्या थी जो बायर्स फेस कर रहे थे. तो ह्यूज एडवांस बिल्डर्स जो थे वो ह्यूज एडवांसेस ले लेते थे बायर्स से. मेजर डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता था और क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं थी जहां बायर जाके आप अप्रोच कर सके फॉर रिलीफ. तो बिल्डर्स जो थे वो फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोमिसेस करते थे पोजीशन के लिए, एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए. हाँ, और अगर कस्टमर डिले करता था अपनी पेमेंट में तो उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था. जबकि अगर डीलर खुद पोजीशन में डिले करता था तो वो बहुत ही लेस इंटरेस्ट, मीन्स आप मान लो आधा इंटरेस्ट देता था जितना वो कस्टमर से चार्ज कर सकता था. फॉर एग्जांपल अगर वो कस्टमर से 12% चार्ज करता था तो वो खुद पोजीशन डिले में मुश्किल से 3, 4 या 5% ही देता था. और होम बायर्स को कोई रेमेडी नहीं थी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए. मतलब जो भी स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट उसे बोला गया था कि ऐसा आपको अपार्टमेंट मिलेगा, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होती है तो बायर्स को पोजीशन के बाद कोई रेमेडी नहीं थी बायर्स के पास. उनके पास कोई ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोई अथॉरिटी नहीं थी उनके पास कि वो अप्रोच कर सके रिलीफ के लिए. कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया भी नहीं था. तो बिल्डर्स सुपर बिल्डअप एरिया से चार्ज कर लेते थे. कारपेट एरिया मतलब जितना एरिया बायर्स को यूज़ करने के लिए मिलता था. एरिया विद इन द वॉल्स भी आप कह सकते हैं. मान लीजिए आपका ये घर है, ये वॉल्स है आपके अपार्टमेंट की, तो इसके अंदर का जितना भी एरिया है इट इज़ कारपेट एरिया. और नॉर्मली अपार्टमेंट में हम यूज़ उतना ही एरिया करते थे, बट फिर भी सुपर बिल्डअप एरिया मतलब होल एरिया के हिसाब से बिल्डर्स चार्ज करते. रेरा एक्ट आने के बाद उसके कुछ की प्रोविज़न्स क्या थे. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स है जो रेरा ने मैंडेटरी किया, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट हो या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट हो. अगर कोई सा भी प्रोजेक्ट हो पर जहाँ लैंड का एरिया कवर करता इज़ ओवर 500 स्क्वायर मीटर या फिर अपार्टमेंट नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से ज़्यादा है तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप रजिस्ट्रेशन ले रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में. और अगर ऑनगोइंग मतलब 2016 में जब ये एक्ट आया उस टाइम पे जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उन्हें भी ज़रूरत थी कि वो 3 महीने के अंदर एक्ट आने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन ले ले. जब भी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द अथॉरिटी कि वो 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन या तो वो रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन को या फिर वो अप्रूव कर दे एप्लीकेशन को. जैसे ही प्रमोटर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है ताकि वो अपने एप्लीकेंट्स के लिए फिल कर सके इसेंशियल डिटेल ऑन वेबसाइट. मतलब वेबसाइट पे वो अपने प्रोजेक्ट की इसेंशियल डिटेल ताकि वो फिलअप कर सके.
अगर कोई प्रमोटर या एजेंट जिसको नेसेसरी था आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, अगर वो रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं करवाता है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी उसकी 10% या कि उसको पेनल्टी या फिर 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी टू द बिल्डर। अब जो रियल एस्टेट एजेंट थे उन्हें भी ज़रूरी था कि वो भी रजिस्ट्रेशन करवाए। रियल एस्टेट एजेंट कौन होते हैं? जो फैसिलिटेट करते हैं सेलिंग और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी था, पर उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन। जिस भी स्टेट में वो प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ करेंगे तो सेल और परचेज़ की फैसिलिटी देंगे, उसमें उन्हें एक स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन या फिर एक यूनियन टेरिटरी का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, मतलब जितनी भी स्टेट में वो काम कर रहा है हर एक स्टेट का एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन उसे लेना पड़ेगा। अब इतनी सारी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब रेरा आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम कैसे हुई आफ्टर रेरा। जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए कोई रेमेडी नहीं थी बायर को, तो 5 ईयर की वारंटी दी गई फ्रॉम प्रमोटर कि वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई भी 5 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द पोजीशन, अगर बायर जिस दिन पोजीशन लेता है तो 5 साल के अंदर अंदर जो भी उसको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हुआ वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोटर अपनी तरफ से उसको ठीक करवाएगा। एक प्रॉब्लम ये भी थी रियल एस्टेट में कि प्रमोटर क्या करता था, फॉर एग्जांपल वो एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा बायर से ले लेता था एडवांस में, उसे कहीं और मनी यूज़ कर लेता था, फिर जो बी प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता था उसे ए में यूटिलाइज़ करता था, और जो सी प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता था उसे बी में यूटिलाइज़ करता था। इसीलिए वो डिले इन पोजीशन होती थी, और जिस प्रोजेक्ट का पैसा था उस प्रोजेक्ट में नहीं, उसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ होता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक प्रोविज़न है कि 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बायर, जो बायर से जो अमाउंट भी रिसीव होगा वो उसका 70% है, एटलीस्ट 70%। आप एग्रो अकाउंट मतलब एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करोगे और वहाँ से विड्रॉवल कंप्लीशन बेसिस पे ही कर सकते हो। और जो प्रमोटर है वो अपनी मर्ज़ी से सैंक्शन प्लान में कोई भी चेंज नहीं, जो भी प्रमोटर अगर किसी सैंक्शन प्लान में कोई भी चेंज करना चाहता है तो वो 2/3 अलॉटी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, 2/3 नंबर ऑफ़ अलॉटीज़। और इसमें एक्सक्लूडिंग प्रमोटर, अगर प्रमोटर खुद भी एक अपार्टमेंट होल्ड करता है तो एक तरह से वो भी अलॉटी हो गया, और उसको एक्सक्लूड करके एक्सक्लूडिंग प्रमोटर के बिना जो भी अलॉटीज़ बनते हैं उसके 2/3 का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इस पे जो एक प्रॉब्लम थी, कारपेट एरिया डिफाइन नहीं था, अब कारपेट एरिया भी डिफाइन कर दिया। कारपेट एरिया मीन्स एरिया विद इन द वॉल। बिल्डर अब ओनली बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ही चार्ज कर सकता था। प्रमोटर अगर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है बायर को, उसके लिए भी पेनल्टी लगाई गई। अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी को सेटअप किया गया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द बायर्स। और मैक्सिमम एडवांस ऑफ पेमेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट जो अगर ले सकता है जो प्रमोटर बायर से ले सकता है विदाउट एंटरिंग इनटू एनी लीगल एग्रीमेंट, वो सिर्फ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट के कॉस्ट का 10% ही ले सकता है। इससे पहले हमने एक पेनल्टी पढ़ी थी कि अगर इन केस फेलियर टू रजिस्ट्रेशन अगर प्रमोटर फेल कर देता है तो उसको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रोजेक्ट कॉस्ट क्योंकि ये है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें होल प्रोजेक्ट का अमाउंट यूज़ होगा तो उसका 10%। बट दिस पेनल्टी इज़ रिलेटेड टू एडवांस पेमेंट। एडवांस हम लेंगे अलॉटी से, तो अलॉटी का जितना भी अपार्टमेंट का अमाउंट है उसका 10% उसकी पेनल्टी, उसके 10% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही हम विदाउट एनी लीगल एग्रीमेंट प्रमोटर ले सकता है। अब और एक प्रॉब्लम थी कि जो भी बिल्डर है वो कम इंटरेस्ट पे करता है और हाई इंटरेस्ट बायर से चार्ज करता था, तो इसके लिए एक रिजॉल्व की गई प्रॉब्लम कि जो बायर है उसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो भी बिल्डर उससे
बिल्डर उससे चार्ज करेगा। मीन्स बायर अगर डिले इन पेमेंट करता है तो उससे वो जितना इंटरेस्ट पे करेगा ना, बिल्डर भी उतना ही इंटरेस्ट डिले इन पोजीशन होगा, वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। प्रमोटर 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 बहुत जगह यूज़ हो गया। प्रमोटर है कौन, वो देख लेते हैं। प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन हम स्टडी मैट से भी पढ़ेंगे, बट दिस इज़ मेन पॉइंट्स। केस स्टडी में आपको इतने पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप समझ लेते हैं ये पॉइंट्स कि प्रमोटर एक्चुअल में है कौन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बस समझ भी लेंगे ना, तो आपको केस स्टडी में सफिशिएंट है। तो पहला, प्रमोटर में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। एक ओनर ऑफ लैंड है जो सेल कर रहा है अपनी लैंड और बिल्डिंग को किसी अदर पर्सन को, सिर्फ सेल कर रहा है अपनी लैंड और बिल्डिंग विदाउट एनी डेवलपमेंट, तो ये कोई रेरा में कवर्ड नहीं है। पर अगर ओनर ऑफ लैंड है, वो एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है बिल्डर के साथ कि आप कंस्ट्रक्ट करो या रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रेमिसेस, तो ये सब, तो जो ओनर है वो प्रमोटर होगा। वो जो बिल्डर है वो प्रमोटर नहीं होगा, क्योंकि बिल्डर सिर्फ कंस्ट्रक्ट करके रेसिडेंशियल प्रेमिसेस वो ओनर को दे रहा है। सारी जिम्मेदारी ओनर की है, फर्दर सेल ओनर करेगा। ओनर, थर्ड पॉइंट इज, ओनर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है मिस्टर एक्स को, एक सेपरेट पर्सन को। मिस्टर एक्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो डेवलपर हो या फिर बिल्डर हो, कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दे रहा है। तो इस केस में डेवलपमेंट कर रहा है मिस्टर एक्स, तो यहाँ पर ओनर और मिस्टर एक्स दोनों के दोनों प्रमोटर कहलाए जाएंगे। बहुत सारी हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती है जो कंस्ट्रक्ट करवाती है प्लॉट्स अपने मेंबर्स के लिए, तो वो हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी भी प्रमोटर मानी जाएंगी। डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर है वो वेरी वाइड है। इसमें बहुत सारे, इसमें इंडिविजुअल ही नहीं, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इंक्लूड हो सकते हैं। अब डेवलपमेंट तो आपने यूज़ कर लिया, बहुत जगह यूज़ कर लिया डेवलपमेंट। उसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट मीन्स एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो नया डेवलपमेंट हो, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ओनर खुद करवाए, चाहे वो किसी और पर्सन को अटॉर्नी दे वो अदर पर्सन करवाए, दोनों के दोनों डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए है जो कंस्ट्रक्ट करवाता है और डेवलप करता है अपार्टमेंट को, पर कंस्ट्रक्ट और डेवलप करने के बाद वो छोड़ देता है। उसके बाद मिस्टर बी को बोलता है वो सेल करे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट तो मिस्टर ए कर रहा है, पर सेलिंग ऑफ अपार्टमेंट मिस्टर बी कर रहा है। तो यहाँ पे बोथ द पर्सन्स आर प्रमोटर्स। तो प्रमोटर में पब्लिक बॉडीज सच एज आर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, हाउसिंग बोर्ड्स, मीन्स कोई ऐसा नहीं है प्राइवेट ही पर्सन प्रमोटर होंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो भी प्रमोटर हो सकती है। इसके बाद का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में